आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाली हैं जो स्टार्टअप्स और बिजनेस बनाने के बारे में आपकी पूरी सोच बदल सकती है। हाँ बिल्कुल। किताब का नाम है 0 to 1, जिसे पीटर थील और ब्लेक मास्टर्स ने लिखा है। अब देखिए, जब हम तरक्की या प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में क्या आता है? यही कि जो चीजें चल रही हैं उन्हें और बेहतर बनाया जाए। हाँ, या फिर दुनिया के दूसरे कोनों तक पहुंचाया जाए। और लेखक इसी को 1 से N तक जाना कहते हैं। मतलब एक स्मार्टफोन है तो उसके अरबों और बना दिए। ये ग्लोबलाइजेशन है। राइट। लेकिन किताब का असली जोर एक दूसरी तरह की तरक्की पर है। वो है 0 से 1 तक जाना। कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। एग्जैक्टली। जब इंसान ने पहली बार पहिया बनाया होगा वो 0 से 1 का पल था। या जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया वो 0 से 1 था। यही टेक्नोलॉजी है, यही असल में भविष्य बनाना है। को असमझने की है कि आखिर कुछ बिल्कुल नया बनाने का मतलब क्या है और ये क्यों किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज है। और जैसा कि किताब कहती है, अगला बिल गेट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा और अगला मार्क ज़करबर्ग एक सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। हाँ, जो उनकी नकल करेगा वो उनसे कुछ सीख ही नहीं रहा है। सही बात है। और इसी सोच को परखने के लिए लेखक एक बहुत ही कमाल का सवाल पूछते हैं जो पूरी किताब की नींव है। कौन सा सवाल? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत है? वाह, ये तो गहरा सवाल है। हाँ, जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन एक अच्छा जवाब वो हमें भविष्य की एक झलक दे सकता है। ये हमें आज की दुनिया को एक बिल्कुल नई नजर से देखने पे मजबूर करता है। तो इसी नई नजर से देखते हुए किताब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती है कंपटीशन के बारे में। हाँ। एक मिनट, ये बात तो थोड़ी अजीब लगती है। हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि कंपटीशन से ही बेहतर क्वालिटी मिलती है, दाम कम होते हैं। ये तो बिजनेस की दुनिया का आधार है ना? बिल्कुल, यही तो कैपिटलिज्म का बेस माना जाता है। और यहाँ लेखक कह रहे हैं कि कंपटीशन बिजनेस के लिए जहर है। इसे थोड़ा और समझाइए। हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म और कंपटीशन असल में एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन? हाँ, सोचिए, एक ऐसा बाजार जहां बहुत सारी कंपनियां एक जैसा सामान बेच रही हैं। क्या हुआ? सबको अपनी कीमतें कम करनी पड़ेंगी ग्राहकों को लुभाने के लिए। सही कहा। और ज्यादा विज्ञापन करना पड़ेगा। इस गला काट प्रतिस्पर्धा में किसी के लिए भी अच्छा मुनाफा कमाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सारा का सारा मुनाफा तो कंपटीशन में ही जल जाता है। इसका कोई असल दुनिया से उदाहरण है? मतलब कोई इंडस्ट्री जहां ये दिखता हो? बिल्कुल। किताब में अमेरिकी एयरलाइन इंडस्ट्री का एक शानदार उदाहरण दिया गया है। 2012 में अमेरिका की सभी एयरलाइंस मिलकर अरबों डॉलर का रेवेन्यू कमा रही थी। अच्छा। एक यात्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो औसतन $178 चार्ज कर रही थी। लेकिन इतनी मारामारी थी कि हर यात्री पर उनका मुनाफा कितना था? कोई अंदाजा? बहुत कम होगा शायद, कुछ डॉलर्स। सिर्फ 37 सेंट। क्या? सिर्फ 37 सेंट्स? ये तो मतलब 30 रुपए से भी कम। कुछ भी नहीं है तो। एग्जैक्टली। अब इसकी तुलना गूगल से कीजिए। उसी साल गूगल ने एयरलाइन से कम रेवेन्यू कमाया था। ओके। लेकिन अपने $50 बिलियन के रेवेन्यू में से 21% हिस्सा, यानी करीब $10 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमाया। वाह। ये एयरलाइन इंडस्ट्री के मुनाफे से 100 गुना से भी ज्यादा था। और गूगल ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो एक मोनोपोली है। लेकिन मोनोपोली शब्द सुनते ही तो दिमाग में कुछ गलत या गैर कानूनी सा ख्याल आता है। आता है, सही बात है। जैसे कोई कंपनी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हो, दूसरों को बाजार में आने ही न दे। हाँ, और लेखक इस फर्क को साफ करते हैं। वो उस गैर कानूनी मोनोपोली की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्रिएटिव मोनोपोली की बात कर रहे हैं। क्रिएटिव मोनोपोली? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो इतना अच्छा है, इतना अनोखा है कि उसका कोई सीधा मुकाबला ही नहीं है। गूगल का सर्च इंजन इतना बेहतर है कि उसका कोई करीबी विकल्प ही नहीं है, इसलिए वो अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं। अच्छा, किताब का तर्क है कि हर सफल कंपनी असल में एक मोनोपोली होती है क्योंकि वो कोई अनोखी समस्या हल करती है, और सारी असफल कंपनियां एक जैसी होती हैं, वो कंपटीशन की लड़ाई हार गईं। ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो अगर सफलता का रास्ता मोनोपोली बनाना है तो स्टार्टअप्स कहाँ गलती कर रहे हैं? खासकर सिलिकॉन वैली जहां से ये किताब आई है, वहां तो कंपटीशन को ही सब कुछ माना जाता है। हाँ, और लेखक इसकी जड़ 90s के दशक के .com बबल के फटने में दिखते हैं। अच्छा। उस क्रैश के बाद स्टार्टअप की दुनिया ने कुछ सबक सीखे
जो एक तरह से मंत्र बन गए। लेकिन लेखक के हिसाब से ये सारे सबक ज्यादातर गलत थे। अच्छा, जैसे कि? क्योंकि आज भी कई स्टार्टअप्स उन्हीं सबकों को फॉलो करते हैं। एक सबक जो मुझे याद आता है वो है लीन और अजाइल रहना। हाँ, बिल्कुल। यानी फुर्तीले रहो, छोटी शुरुआत करो और बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं मत बनाओ। वो मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स वाला आइडिया, लेखक को इससे क्या परेशानी है? बिल्कुल, और यही किताब का शायद सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया है। लेखक का कहना है कि फुर्तीला या अजाइल होना असल में बिना योजना के काम करने का एक अच्छा बहाना बन गया है। जब आपके पास कोई ठोस बड़ा विजन नहीं होता तो आप बस छोटे छोटे सुधार करते रहते हैं, हर दिशा में थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ काम कर जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, योजना बनानी चाहिए, वो एक दिशा तो देती है। उनका मानना है कि तुच्छता या छोटी सोच के बजाय दुस्साहस का जोखिम उठाना बेहतर है। एक और सबक था कि अपने प्रतिस्पर्धियों को देखो और उनके प्रोडक्ट में सुधार करो। ये तो बहुत आम बात लगती है। हाँ, लेकिन ये आपको 1 से n की दुनिया में फंसा देता है। आप बस किसी और के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। 0 से 1 का मतलब है एक नया रास्ता बनाना। सही बात। अगर आप सिर्फ मौजूदा बाजारों में कंपटीशन करने पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी एक क्रिएटिव मोनोपोली नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो बाजार पहले से ही भरे हुए हैं और वहाँ मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि प्रतिस्पर्धी बाजार मुनाफे को नष्ट कर देते हैं। ये योजना वाली बात बहुत दिलचस्प है। आज की दुनिया में तो गो विद द फ्लो या एजाइल रहने पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन किताब में लेखक इस सोच को अनिश्चित आशावाद कहकर इसकी आलोचना करते हैं ना? हाँ, बताइए जरा इसके बारे में। हाँ, ये एक बहुत गहरा विचार है। लेखक कहते हैं कि समाज का भविष्य को देखने का नजरिया 4 तरह का हो सकता है। इसमें से वो 1950 और 60 के दशक के अमेरिका का उदाहरण देते हैं, जहां निश्चित आशावाद यानी डेफिनेट ऑप्टिमिज्म था। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। हाँ, लोगों को यकीन था कि भविष्य आज से बेहतर होगा और उनके पास उसे बेहतर बनाने के बड़े-बड़े और ठोस प्लान थे। जैसे गोल्डन गेट ब्रिज बनाना, इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम तैयार करना, अपोलो प्रोग्राम के तहत चांद पर इंसान भेजना, ये सब उसी निश्चित सोच का नतीजा थे। तो आज क्या है? आज हम किस दौर में हैं? लेखक के अनुसार आज हम अनिश्चित आशावाद यानी इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म के दौर में जी रहे हैं। अच्छा। हमें लगता तो है कि भविष्य बेहतर होगा, लेकिन हमें पक्का नहीं पता कि कैसे। हमारे पास कोई महान योजना नहीं है, हम बस मानते हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप सब ठीक कर देगी। इसका असर हर जगह दिखता है। जैसे कि कहाँ, सबसे बड़ा उदाहरण है फाइनेंस। जब आपको ये नहीं पता कि पैसा या संपत्ति कैसे बनाई जाए, तो आप पैसे को इधर उधर घुमाकर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये बात तो सही है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना इसी अनिश्चित सोच का प्रतीक है। आप दर्जनों कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई एक चल जाएगी। हाँ। इसी तरह आज के छात्र स्कूल में हर तरह की एक्टिविटी करते हैं ताकि वो किसी भी अज्ञात भविष्य के लिए तैयार हो सकें, लेकिन वो किसी एक चीज में महारत हासिल नहीं करते। तो एक स्टार्टअप शुरू करना एक तरह से इस अनिश्चितता को चुनौती देने जैसा है। बिल्कुल, एक स्टार्टअप शुरू करना ये कहने जैसा है कि मेरे पास भविष्य के लिए ठोस योजना है। आप ये शर्त लगा रहे हैं कि दुनिया भाग्य या संयोग से नहीं चलती, बल्कि अच्छी योजनाओं से चलती है। आप एक निश्चित भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि सिर्फ बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि हमें कंपटीशन से बचकर मोनोपोली बनानी है और अनिश्चितता को छोड़कर एक निश्चित योजना के साथ काम करना है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल में कैसे किया जाए? क्या कोई कंपनी है जिसने इन सिद्धांतों पर चलकर 0 से 1 को हासिल किया हो? हाँ, और किताब में इसके लिए टेस्ला का उदाहरण दिया गया है, जो एकदम सटीक बैठता है। टेस्ला, हाँ। 2000 के दशक में क्लीन टेक यानी स्वच्छ ऊर्जा का एक बहुत बड़ा बबल बना था और फिर बुरी तरह फटा। सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक सैकड़ों कंपनियां आईं और दिवालिया हो गईं। सही बात है। लेकिन टेस्ला ना सिर्फ बची रही, बल्कि आज दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनियों में से एक है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उन 7 सवालों के सही जवाब दिए जो लेखक के अनुसार हर 0 से 1 वाले बिजनेस के लिए जरूरी हैं। चलिए इन 7 सवालों को एक एक करके समझते हैं। पहला सवाल है टेक्नोलॉजी। टेस्ला की टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या खास था? इलेक्ट्रिक कारें तो पहले भी थीं, लेकिन वो या तो धीमी थी या बदसूरत या उनकी रेंज बहुत कम थी। वो एक समझौता थी। हाँ, एक कॉम्प्रोमाइज। टेस्ला ने एक ऐसी कार बनाई जो किसी भी तरह से कम नहीं थी। उनका पहला मॉडल रोडस्टर एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार थी। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर थी कि उन्होंने सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं किया, बल्कि एक 10 गुना बेहतर अनुभव दिया। 10x बेटर। हाँ,
जब आपकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो तो वो आपको कंपटीशन से स्वाभाविक रूप से अलग कर देती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बेहतरीन थी, लेकिन सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी से तो कंपनी नहीं चलती। अगला सवाल है टाइमिंग का। क्या टेस्ला सिर्फ सही समय पर सही जगह थी, मतलब किस्मत का खेल था? ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये रणनीति का एक अहम हिस्सा था। थील का मानना है कि सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या आज इस बिजनेस को शुरू करने का सही समय है। ओके। 2010 में जब टेस्ला को अमेरिकी सरकार से लगभग $500 बिलियन का लोन मिला, तब दुनिया क्लीन एनर्जी को लेकर बहुत आशावादी थी। लेकिन ज्यादातर कंपनियों के पास ठोस प्लान नहीं था। टेस्ला ने उस मौके को भुनाया। सही। आज शायद उन्हें वो लोन नहीं मिलता। कभी नहीं। उन्होंने उस एक पल का फायदा उठाया जब यह मुमकिन था। तीसरा सवाल है मोनोपोली। टेस्ला ने अपनी मोनोपोली कैसे बनाई? कार का बाजार तो दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी बाजारों में से एक है। उन्होंने बहुत चालाकी से काम किया। उन्होंने पूरे कार बाजार पर एक साथ कब्जा करने की कोशिश नहीं की। तो क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही छोटे बाजार से शुरुआत की, हाई एंड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। ये एक ऐसा बाजार था जिसमें कोई और था ही नहीं। पहले उन्होंने इस छोटे से तालाब पर पूरी तरह से हावी होकर अपनी मोनोपोली स्थापित की। अच्छा। जब वो यहाँ सफल हो गए, तब उन्होंने धीरे धीरे बड़े बाजारों की तरफ विस्तार किया, जैसे कि मॉडल एस के साथ लग्जरी सेडान मार्केट में। ये एक बहुत ही अनुशासित रणनीति है। छोटे से शुरू करो और हावी हो जाओ। ये समझ में आता है। अब बात करते हैं टीम की। किसी भी कंपनी के लिए टीम बहुत जरूरी होती है, और टेस्ला की टीम असाधारण है। उनके सीईओ एलन मस्क खुद एक बेहतरीन इंजीनियर और एक जबरदस्त सेल्समैन का मिश्रण है, जो बहुत दुर्लभ है। हाँ, ये तो है। लेकिन उनके अलावा भी कंपनी बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करती है। वो ऐसे लोगों को लाते हैं जो सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहते, बल्कि एक मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब आपका मिशन बड़ा और साहसी होता है, तो सबसे अच्छे लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। पांचवा सवाल है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सामान बनाना एक बात है, उसे ग्राहकों तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी। इसमें टेस्ला ने क्या अलग किया? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज्यादातर कार कंपनियां स्वतंत्र डीलरशिप के नेटवर्क पर निर्भर करती हैं। हाँ। लेकिन टेस्ला ने शुरू से ही अपने पूरी वितरण श्रृंखला का स्वामित्व खुद रखा। उनके अपने शोरूम्स हैं, अपने सर्विस सेंटर्स हैं। इससे उन्हें कीमत से लेकर ग्राहक के खरीदने तक के अनुभव पर पूरा नियंत्रण मिला। ये महंगा और मुश्किल रास्ता रहा होगा। हाँ, लेकिन इससे उन्होंने अपना ब्रांड और ग्राहक संबंध मजबूत किया, जो लंबी अवधि में बहुत फायदेमंद है। और ड्यूरेबिलिटी यानी स्थायित्व के बारे में क्या टेस्ला की सफलता लंबे समय तक टिक पाएगी, खासकर अब जब हर बड़ी कार कंपनी इलेक्ट्रिक कारें बना रही हैं? ये एक अच्छा सवाल है। लेखक का तर्क है कि टेस्ला ने एक ऐसी शुरुआती बढ़त बना ली है जिसे पार करना बहुत मुश्किल होगा। उनकी ब्रांड की पहचान बहुत मजबूत है। हाँ, वो तो है। उनके पास बैटरी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में सालों की बढ़त है, और उनका सुपरचार्जर नेटवर्क वो अपने आप में एक मजबूत खाई है जो उन्हें दूसरों से बचाती है। तो हाँ, कंपटीशन आ रहा है, लेकिन टेस्ला आने वाले कई सालों तक एक बहुत मजबूत स्थिति में है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर। सीक्रेट, वो रहस्य, वो कौन सी सच्चाई थी जिसे टेस्ला ने समझा लेकिन बाकी दुनिया नहीं समझ पाई? यही 0 to 1 का सार है। टेस्ला ने यह समझा कि क्लीन टेक सिर्फ एक पर्यावरणीय जरूरत नहीं है, ये एक सामाजिक घटना भी है। सामाजिक घटना? हाँ, लोग सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए कारें नहीं खरीदते। खासकर अमीर लोग हरा दिखना चाहते थे, लेकिन वो ऐसी कार नहीं चलाना चाहते थे जो धीमी या अजीब दिखे। सही बात है। टेस्ला ने उन्हें एक ऐसी कार दी जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी थी, बल्कि जो उन्हें कूल बनाती थी। एक स्टेटस सिंबल बन गई। बिल्कुल, ये वो रहस्य था कि लोग पर्यावरण की परवाह करते हैं, लेकिन वो स्टाइल और परफॉर्मेंस की भी परवाह करते हैं। टेस्ला ने दोनों को एक साथ जोड़ दिया। तो संक्षेप में, टेस्ला की सफलता सिर्फ एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार बनाने की वजह से नहीं है, ये इन सभी 7 पहलुओं पर ध्यान देने की वजह से है। हाँ, एक 10 गुना बेहतर टेक्नोलॉजी, सही टाइमिंग, एक छोटे बाजार से मोनोपोली की शुरुआत, एक मिशन पर काम करने वाली टीम, डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरा कंट्रोल, लंबे समय तक टिकने की योजना और उस छिपे हुए रहस्य की समझ जिसे कोई और नहीं देख रहा था। बिल्कुल। और ये सब हमें वापस उसी एक शुरुआती सवाल पर ले आता है। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। हर महान व्यवसाय एक ऐसे ही रहस्य पर बना होता है। एक ऐसा महत्वपूर्ण विचार जो उस समय की आम धारणा के बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को खोजा। हाँ, या आइंस्टीन ने सापेक्षता के,
इसी तरह हर सफल बिजनेस किसी ऐसे बाजार या टेक्नोलॉजी के रहस्य को उजागर करता है जिसे बाकी लोग अनदेखा कर रहे थे। ये वाकई सोचने लिए एक शक्तिशाली विचार है। तो ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ देता है कि आज की दुनिया में ऐसे कौन से रहस्य बाकी हैं जिन्हें खोजा जाना है। कौन से ऐसे जरूरी बिजनेस हैं जिन्हें अभी तक किसी ने शुरू ही नहीं किया है। हो सकता है कि अगला 0 से 1 का कदम दुनिया को किसी ऐसी जगह ले जाएगा जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है। और ये सिर्फ उद्यमियों के लिए नहीं, हम सभी के लिए एक सवाल है। हम अपनी जिंदगी में, अपने काम में ऐसा क्या अनोखा कर सकते हैं जो नकल करने के बजाय कुछ नया बनाए।